Hello friends, welcome to my YouTube channel. Today we will study about class 10th science subject CG board chapter 1 evolution then lecture 9 and today's topic that process of speciation on the basis of theory of evolution. Okay. हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे अध्याय 1 जीवों का विकास अर्थात इवोल्यूशन अर्थात जीवों का विकास का लेक्चर 9, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है प्रोसेस ऑफ स्पेसिएशन ऑन द बेसिस ऑफ थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन अर्थात जीवों के विकास के सिद्धांत के आधार पर स्पेसिएशन अर्थात प्रजातिकरण की प्रक्रिया। ओके, तो चलिए इस टॉपिक में आगे बढ़ते हैं। अडेप्टेशन एंड स्पेसिएशन, ओके, अनुकूलन एवं प्रजातिकरण। ओके, तो चलिए इस टॉपिक में आगे बढ़ने से पहले हम लोग एडेप्टेशन इन स्पेसिएशन अर्थात अनुकूलन एवं प्रजातिकरण के बारे में समझते हैं कि अनुकूलन एवं प्रजातिकरण क्या होता है। ओके, एडेप्टेशन जिसको इंग्लिश भी एडेप्टेशन जिसको हिंदी में अनुकूलन भी कहा जाता है। ओके, तो एडेप्टेशन किसे कहते हैं, तो इसमें आप लोग याद रखिएगा the process of an organism getting adapted to its habitat is called adaptation. So what is called adaptation? So yeah, remember that the process of an organism getting adapted to its habitat is called adaptation. अर्थात किसी जीव का अपने आवास में ढल जाने की प्रक्रिया को अनुकूलन या एडेप्टेशन कहते हैं। ओके, तो अनुकूलन या एडेप्टेशन किसे कहते हैं? किसी जीव का अपने आवास में ढल जाने की प्रक्रिया को अनुकूलन या एडेप्टेशन कहते हैं। कैसे, तो चलिए इसको हम लोग एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। ओके, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर मैंने एक जीव लिया है। क्या है? जैसे कि आप लोग देख सकते हो, मैंने स्पाइडर लिया अर्थात मकड़ी लिया। ओके, तो जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। ओके, तो बाद में यहाँ पर मैं यदि इसको यहाँ पर क्या डालता हूँ, पानी डालता हूँ, तो क्या यहाँ पर अडेप्ट कर सकता है, क्या यहाँ पर अनुकूलित रह सकता है? क्या नहीं। क्यों? क्योंकि जो मकड़ी या फिर जो स्पाइडर होता है वो पानी में नहीं रहता है। ओके, तो इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि किसी भी जीवों के लिए क्या है, अनुकूलन या एडेप्टेशन आवश्यक होता है। ओके, तो जैसे कि ये इसको क्या है, यदि मैं इसके बाहर निकाल देता हूँ, यदि पानी से बाहर निकाल देता हूँ, तो क्या रह सकता है, वह जो तल है उसमें रह सकता है। जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, ये कहाँ, यहाँ हम ये चलने का प्रयास करें अर्थात जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। ओके, तो इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि अडेप्टेशन अर्थात क्या होता है, तो किसी जीव का अपने आवास में ढल जाने की प्रक्रिया को अनुकूलन या अडेप्टेशन कहते हैं। ओके, स्पेसिएशन। ओके, तो चलिए समझते हैं कि स्पेसिएशन या प्रजातिकरण किसे कहते हैं। The formation of different species due to diversity in organism is called speciation. So what is called speciation? So you remember that the formation of different species due to diversity in organism is called स्पेसिएशन अर्थात जीवों में विविधता से अलग अलग प्रजातियों के बनने को प्रजातिकरण या स्पेसिएशन कहते हैं। स्पेसिएशन या प्रजातिकरण किसे कहते हैं, तो जीवों में विविधता था जीवों में विभिन्नता से अलग अलग प्रजातियों के बनने को ही प्रजातिकरण या स्पेसिएशन कहते हैं। तो चलिए इसको भी हम लोग एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। ओके, जैसे कि इस चित्र में हम लोग देख सकते हैं फिगर 11 ब्रांच ट्री ऑफ इवोल्यूशन ऑफ फिंचेस शोइंग कॉमन एंसेस्ट्री अर्थात चित्र 10 फिंचों की वंशावली का शाखित पेड़। जैसे कि यहाँ पर हम लोग फिंचों की वंशावली का शाखित पेड़ देख सकते हो। जैसे कि यहाँ पर प्रदर्शित है कॉमन एंसेस्टर फ्रॉम साउथ अमेरिकन मैनलैंड अर्थात दक्षिण अमेरिका के इलाके के विविध फिंच के चित्र। ओके, तो जैसे कि यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं, तो इसका जो एंसेस्टर अर्थात इसका जो पूर्वज है केवल एक है। ओके, तो परंतु जैसे जैसे क्या है इसमें बदलाव होता गया था, समय के अनुसार क्या है इसमें थोड़े बहुत बदलाव होते गया, जिसकी वजह से क्या है कि लंबे समय के पश्चात क्या है बहुत सारे प्रजातियां बन गए। जैसे कि हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर क्या है इसमें थोड़े बहुत बदलाव हुआ होगा, जो कि क्या है समय के अनुसार इसमें बदलाव हुआ और एक लंबे समय के पश्चात एक नए प्रजाति के रूप में दिखाई दिया। ओके, तो इस प्रकार से हम लोग स्पेसिएशन को समझ सकते हैं कि स्पेसिएशन क्या होता है। ओके, ये आगे बढ़ते हैं। We have stated that the beaks of finches showed variations according to the availability of food resources. Populations of finches had flown from Ecuador, and according to availability of resources, different populations of finches became sworded to environment of different islands. ओके, तो जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा है कि फिंच पक्षी की विविधता खाद्य संसाधनों के अनुसार नजर आती है और समय के अनुसार अलग अलग टापू उनका आवास बन गया। ओके, तो जैसे कि हम लोगों ने
गलापागोस के द्वीप समूह पर डार्विन का अवलोकन में देखा था कि वहां पर क्या उन्होंने मेनली 15 फिंच का अध्ययन किया, अर्थात उन्होंने लगभग 15 फिंच का अध्ययन किया। ओके, तो उन्होंने पाया कि जो फिंच में क्या है, जो मेनली उसमें डिफरेंस किसमें था, तो उसमें जो विविधता था वह उसकी बीस अर्थात उसके चोंच एवं कोट कलर था उसके पंख के रंग में था। ओके, वह क्या हुआ कि जैसे जैसे क्या है जो गलापागोस के द्वीप समूह पर अलग अलग टापू पर बसने के कारण क्या उसमें विविधता आ गया, जिसकी वजह से क्या हुआ उसकी फूड रिसोर्स अर्थात उसके खाद्य संसाधन में भी बदलाव हो गया, अर्थात क्या है उसकी चोंच एवं उसके कोट कलर अर्थात चोंच एवं उसके पंख के रंग के आधार पर उसके खाद्य संसाधन भी अलग अलग हुए। कोई फल खाते थे, कोई फूल खाते थे। ओके, तो कोई फूलों का रस चूसते, कोई कैक्टस, कोई फल एवं फूल को खाते थे। इस प्रकार से उसमें विविधता आ गए। ओके, the process of change by which organisms or species become better suited to their environment is called as adaptation. ओके, तो इस तरह समय के अनुसार किसी जीव का अपने आवास में ढल जाने की प्रक्रिया को हम अनुकूलन या अडेप्टेशन कहते हैं। ओके, where dinosaurs not well adapted to the changing conditions of environment that they could not survive and became extinct. क्या डायनासोर्स अपने आवास में अनुकूलित नहीं रह पाए जिससे वे विलुप्त हो गए? तो हाँ, डायनासोर्स अपने आवास में अनुकूलित नहीं रह पाए जिससे वह विलुप्त हो गए। कैसे? जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा है कि डायनासोर्स पूरी पृथ्वी पर बहुत ही लंबे समय तक विद्यमान थे। ओके, तो ऐसा क्या हुआ कि डायनासोर्स विलुप्त हो गया? ओके, तो इसका कारण यह है कि डायनासोर्स को पर्याप्त रूप से संसाधन नहीं मिला होगा, जिसकी वजह से जो डायनासोर्स है वह पूरी तरह से विलुप्त हो गया। ओके, तो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, हाउ डू यू थिंक द फिशेस ऑफ कुटुम्बसर कैस अडैप्ट टू द एनवायरनमेंट ऑफ द केव? ओके, तो यहाँ पर क्वेश्चन है, सोचकर बताएं कि कुटुम्बसर गुफा की कानी मछली की प्रजाति कैसे अपने ही वंश की मछलियों से अलग हो गई और अपने आवास में अनुकूलित हो गई। ओके, तो चलिए इसके क्वेश्चन के आंसर को समझने का प्रयास करते हैं कि किस प्रकार से जो कुटुम्बसर गुफा की कानी मछली की प्रजाति अपने ही वंश की मछलियों से अलग हो गई और अपने आवास में अनुकूलित हो गई। ओके, तो इसमें आप लोग याद रखिएगा कि जो कुटुम्बसर गुफा की कानी मछली होता है उसको अंधे मछली के नाम से भी जाना जाता है। ओके, तो उसको ब्लाइंड फिश के नाम से भी जाना जाता है। क्यों? क्योंकि जो कुटुम्बसर गुफा की जो कानी मछली है उसको दिखाई नहीं देता है, जिसकी वजह से उसको अंधी मछली के नाम से भी जाना जाता है। ओके, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। ओके, अब चलिए समझते हैं कि कुटुम्बसर गुफा की कानी मछली की प्रजाति कैसे अपने वंश की मछलियों से अलग हो गई और अपने आवास में अनुकूलित हो गई। ओके, तो चलिए इसको हम लोग समझते हैं। कुटुम्बसर गुफा या कुटुम्बसर केव। ओके, तो कुटुम्बसर गुफा में क्या होता है? सूर्य की रोशनी नहीं आता है, सूर्य की रोशनी नहीं आता है। ओके, तो कुटुम्बसर गुफा में सूर्य की रोशनी नहीं आता है, जिसकी वजह से वहां पर अंधेरा होता है। अंधेरा होने के कारण मछलियों की आंख पर पतली झिल्ली का परत बन जाता है। ओके, मछलियों के आंख पर पतली झिल्ली का परत बन जाता है, पतली झिल्ली का परत बन जाता है, जिसकी वजह से जो मछली होता है उसको दिखाई नहीं देता है। और जो कुटुम्बसर गुफा की जो कानी मछली है वह उसी आवास में उसी आवास में रहने के कारण वह अनुकूलित हो जाता है, जिसकी वजह से वह अपने वंश की मछलियों से अलग हो गई और अपने आवास में अनुकूलित हो गई। ओके, तो चलिए इसको हम लोग समझते हैं। तो इसमें आप लोग याद रखिएगा कि कुटुम्बसर गुफा में सूर्य की रोशनी नहीं आता है, जिसकी वजह से वहां पर अंधेरा होता है। इस वजह से मछलियों की आंख पर पतले झिल्ली का परत बन जाता है, जिससे मछलियों को दिखाई नहीं देता और वह उसी आवास में अनुकूलित हो जाता है। इस वजह से कुटुम्बसर गुफा की कानी मछली की प्रजाति अपने वंश की मछलियों से अलग हो गई और अपने आवास में अनुकूलित हो गई। ओके, तो आई होप आप लोगों को इसका आंसर अच्छे से समझ आया होगा। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। Darwin had observed that the finches of Galapagos were so varied that finches of one island could not be bred with finches of other island. ओके, तो हमने पढ़ा है कि दक्षिण अमेरिका के महाद्वीप की फिंच की एक प्रजाति से गैलापागोस के द्वीपों पर विविधि प्रकार अर्थात विभिन्न प्रकार की प्रजातियों के फिंच बने, जो कि अलग अलग आवास में पनपने लगे थे। ओके,
The evolution of organisms such that the very so much as not being able to interbreed has been considered as the process of speciation. The process may fast due to natural calamities or slow otherwise. ओके तो इस प्रकार से जो फिंच नामक जो जीव थे क्या हुआ इतने विविध हो गए कि एक द्वीप के फिंच अलग द्वीप के फिंच के साथ लैंगिक प्रजनन करने में असमर्थ हो गए। ओके तो इस प्रकार से जीवों में विविधता से अलग अलग प्रजातियों के बनने को प्रजातिकरण या स्पेशिएशन कहते हैं। ओके तो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा कि एडेप्टेशन एंड स्पेशिएशन क्या होता है। ओके तो चलिए आगे बढ़ते हैं। What are species? ओके तो चलिए समझते हैं कि प्रजातियां क्या है। ओके species were considered to be those groups of organisms even during Darwin's time that could sexually interbreed and produce offspring that were viable meaning here is having the ability to reproduce. ओके तो डार्विन के समय से प्रजाति किसको कहा जाता है तो प्रजाति जीव की उस समय को कहा जाता है जो आपस में लैंगिक प्रजनन कर सके। ओके The definition of species on the basis of their ability to interbreed sexually is considered as biological species concept. अर्थात इस प्रकार से प्रजातियों की इस परिभाषा को जैविक प्रजाति माना गया अर्थात बायोलॉजिकल स्पेसिस कॉन्सेप्ट जैविक प्रजाति माना गया। ओके Darwin was concerned regarding this definition as he had observed several species of tortoise, reptiles, etc. that could interbreed but were so varied that it would have been better to consider them as a new species. ओके तो डार्विन ने क्या है इस परिभाषा को लेकर चिंतित है। क्यों? क्योंकि इन्हें क्या है बहुत सारे जीवों के उदाहरण मिले जैसे कि कछुआ अर्थात टॉर्टवाइस हो गया, रेप्टाइल जैसे कि छिपकली हो गया आदि की प्रजातियों मिले जहां प्रजातियों में लैंगिक प्रजनन होने के बावजूद भी इतनी विभिन्नता थी कि उनको एक नर प्रजाति मानना बेहतर होता। ओके So the definition of biological species has helped us to organize them under the schema of the system of classification from 2 kingdoms to 5 kingdoms, etc. It has not helped us in organizing groups of organisms like bacteria, certain plants, etc. that produce asexually. ओके तो इस प्रकार से जैविक प्रजातियों की परिभाषा यूं तो 2 जगत से 5 जगत वर्गीकरण को व्यवस्थित करने में मददगार सिद्ध हुआ पर यह ऐसी जीवों की प्रजातियों के बारे में कुछ भी बता नहीं पाया था कुछ भी सिद्ध नहीं कर पाया कि जिनकी पीढ़ी लैंगिक प्रजनन से नहीं अर्थात अलैंगिक प्रजनन से बढ़ती हो जैसे कि जीवाणु और कुछ पौधे आदि। ओके तो चलिए समझते हैं कि लैंगिक प्रजनन एवं अलैंगिक प्रजनन क्या होता है। ओके तो इसमें आप लोग याद रखिएगा लैंगिक प्रजनन में क्या होता है इसमें 2 जनक भाग लेते हैं साथ इसमें निषेचन की क्रिया होता है। ओके जबकि जो अलैंगिक प्रजनन होता है क्या होता है इसमें 1 जनक भाग होता है इसमें निषेचन की क्रिया नहीं होता है। ओके Darwin had been conducting experiments to find out how variations came to occur among organisms and how they were inherited. He had conducted extensive experiments on plants like mirabilis, the 9 o'clock plants, and animals like pigeons. विविधता कैसे उत्पन्न होती है अर्थात विभिन्नता किस प्रकार से उत्पन्न होता है और इससे अलग किस्म या अलग प्रजातियों के जीव कैसे बनते होंगे इस दिशा में भी डार्विन कई प्रयोग करते रहे। ओके तो कुछ तो पौधे के साथ और कुछ जंतुओं के साथ जैसे कि मिराबिलिस और पिजन्स अर्थात मिराबिलिस अर्थात गुलरबाज एवं कबूतर में क्या किया प्रयोग किया। ओके Quite unknown to him, a contemporary of Darwin, Gregor Johann Mendel had actually described the process by extensive experiments that we shall study about in chapter 15, Heredity. विविधताओं के साथ अध्ययनों के बारे में डार्विन के ही समसामयिक अर्थात डार्विन के समय के ही एक वैज्ञानिक ग्रेगर जोहान मेंडल के अध्ययनों का उल्लेखनीय योगदान रहा। इसके बारे में हम लोग क्या चैप्टर 15 हेरिडिटी अर्थात आनुवंशिकी के अध्याय में पढ़ेंगे। ओके तो आई होप आप लोगों को समझ आएगा। ओके तो इस लेक्चर को एंड करने से पहले चलिए हम लोग क्या है कल का जो क्वेश्चन है उसके आंसर के बारे में समझते हैं। ओके तो हमारा कल का क्वेश्चन है Could the extinction of dinosaurs be due to the evolution of populations of organisms having more advantageous variations? What is your opinion about this? ओके तो क्वेश्चन क्या है तो क्वेश्चन है क्या डायनासोर्स का विलुप्तीकरण किसी सक्षम प्रजाति के विकास के कारण हुआ है इस संदर्भ में आपकी क्या राय है।
ओके, तो डायनासोरस का विलुप्तीकरण किसी सक्षम प्रजातियों के विकास के कारण नहीं हुआ। ओके, तो चलिए सबसे पहले इस क्वेश्चन को समझते हैं। ओके, तो सक्षम प्रजाति से तात्पर्य क्या होता है कि किसी अन्य जीव। ओके, तो क्या डायनासोरस का विलुप्तीकरण किसी अन्य जीव के विकास के कारण हुआ है? तो ऐसा नहीं है। ओके, तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि डायनासोर पृथ्वी पर बहुत ही लंबे समय तक विद्यमान थे, लगभग 2600 लाख ईयर्स एगो। सो बेसिकली हम लोग जानते हैं कि डायनासोर पृथ्वी पर बहुत ही लंबे समय तक विद्यमान था और उसको क्या है, पूरी तरह से क्या है, फूड रिसोर्सेज अर्थात उसको पर्याप्त रूप से फूड रिसोर्सेज मिल रहा होगा, जिसकी वजह से वह पृथ्वी पर बहुत ही लंबे समय तक विद्यमान था। तो ऐसे क्या हुआ होगा कि वो पूरी तरह से विलुप्त हो गया? तो इसका कारण यह हो सकता है कि डायनासोर को पर्याप्त रूप से संसाधन नहीं मिला होगा, जिसकी वजह से वह विलुप्त हो गया। ओके, तो इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि डायनासोर का विलुप्तीकरण किसी सक्षम प्रजाति के विकास के कारण नहीं हुआ है। ओके, तो आई होप आप लोगों को समझ आएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।